फ्रेंड मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में आप सभी लोगों का वेलकम है। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर के 4 राइटर्स विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी की सीरीज़ हमें चलानी है। और मैंने ये आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया है कि एग्ज़ाम के पहले तक मुझे 2000 क्वेश्चंस पर राइटर के साथ साथ डिस्कस करने हैं। जैसे कि 2000 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर, 2000 क्वेश्चंस जॉन मिल्टन, 2000 क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी, इन सभी राइटर्स पर 2000 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है एग्ज़ाम तक। सबसे पहले मैं एक राउंड सभी राइटर्स को कवर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन के वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। और जो लगातार इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी हम ले लें कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था, एट ए ग्लैंस सिर्फ देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। सिर्फ हम एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क और सभी चीज़ों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो एट ए ग्लैंस में ये देखें कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था, उसका डेट क्या है। तो 7 अप्रैल 1770। 7 अप्रैल 1770 मतलब 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ककरमाउथ, कम्बरलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर फ्रेंड्स, कहाँ पर हुए थे पैदा? ककरमाउथ, कम्बरलैंड, यूके में। वेरी गुड। और डेथ कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले तो डेट जान लेते हैं। 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। कैसे? डाइड ऑफ प्लेयरेसी एट द एज ऑफ 80। लगभग 80 साल की, लगभग नहीं 80 साल की इनकी उम्र थी जब ये इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 ईस्वी को। और इनको बरी कहाँ किया गया था? ग्रेसमियर चर्च यार्ड में। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कब बर्थ हुआ था? 7 अप्रैल 1770 को। कहाँ हुआ था? ककरमाउथ, कम्बरलैंड, यूके में हुआ था। डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1850 को हुआ था। किस कारण? डाइड ऑफ प्लेयरेसी के कारण। 80 साल इनकी उम्र थी। और इनको बरी कहाँ किया गया था, मतलब दफनाया कहाँ गया था? ग्रेसमियर चर्च यार्ड में दफनाया गया था। इनके फादर का नाम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। जॉन वर्ड्सवर्थ का बिजनेस क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अभी भी। तो अटॉर्नी एट लॉ थे ये। मदर का नाम इनके था एन वर्ड्सवर्थ कोक्सन। एन वर्ड्सवर्थ कोक्सन इनका नाम था। वाइफ की बात करें अगर, तो इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिंसन। इनकी वाइफ का क्या नाम था? मैरी हचिंसन। सिस्टर के बारे में जानते हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड कौन थे? एस टी कॉलरिज थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लारीट बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1843 में। तो फ्रेंड्स, पोएट लारीट की भी वीडियो मैंने अपलोड की है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश लिटरेचर के राइटर वाइज किस राइटर की वीडियोस आपको देखनी है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके एग्ज़ाम्स के लिए हो सकता है, चाहे आप नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, या फिर किसी एमए, बीए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों की वीडियो हमारे पर, सभी राइटर्स की वीडियोस अपलोड हैं। फ़िलहाल अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ टीजीटी के स्पेशल राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ की। इनके बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, हमने कुछ अधिक नहीं पढ़ा। लेकिन चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन में मेरे चैनल के साथ, और हम सब एक साथ मिल के एक भरोसे के साथ इस एग्ज़ाम को, मिशन यूपी टीजीटी को एक नया अंजाम देंगे और एग्ज़ाम तक साथ रहेंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो 1770 में पैदा हुए थे और 1815 में इनकी डेथ हुई थी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। और फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड अपीयर्ड इन। वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड था उसका फाइनल वर्जन कब अपीयर हुआ था? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1850। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के द प्रेल्यूड का फाइनल वर्जन कब अपीयर हुआ था? 1850 में ये क्वेश्चन था। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड अपीयर्ड इन 1850। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द प्रेल्यूड आर ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। द प्रेल्यूड आर द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ये इसका सब टाइटल है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रेल्यूड का सब टाइटल क्या है। तो फिर एक क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल रहा है कि प्रेल्यूड का जो सब टाइटल है वो है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि प्रेल्यूड आर growth of a poet's mind is an autobiographical poem in blank verse by the English poet William Wordsworth, intended as the introduction to the more philosophical Recluse, which Wordsworth never finished. Recluse जिसको Wordsworth ने कभी फिनिश नहीं किया। The Prelude is an extremely pastoral and revealing work ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। तो प्रिल्यूड जो है वो वर्ड्सवर्थ के लाइफ को रिवील करने वाला वर्क है। उनकी एक्सट्रीमली पर्सनल जो पर्सनल चीज़ें उनके लाइफ में हुई उन सभी चीज़ों के विषय में वर्ड्सवर्थ ऐसा माना जाता है कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और इस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम में उन्होंने अपने लाइफ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या क्या इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं? एक तो ये कि जो प्रेल्यूड था वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। कब अपीयर हुआ था? 1850 ईस्वी में अपीयर हुआ था। द प्रेल्यूड जो है उसका सब टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड हो सकता है। और ये ऑटोबायोग्राफिकल है। किस टाइप का वर्स है? ये ब्लैंक वर्स है। ठीक, ब्लैंक वर्स है इसका। रिक्लूज जो है वर्ड्सवर्थ ने कभी फिनिश नहीं की थी। इतने सारे क्वेश्चंस ऑटोबायोग्राफिकल के बाद हम कर ही चुके हैं। इतने सारे आंसर्स हम एक क्वेश्चन से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। लीच गैदरर का कैरेक्टर कहाँ अपीयर होता है? द लीच गैदरर का जो कैरेक्टर होता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स देखते हैं, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज लिरिक पोएम of the English romantic poet William Wordsworth, composed in 1802 and published in 1807। यहाँ पर आप देखेंगे द लीच गैदरर जो है ये एक कैरेक्टर है और ये कहाँ पर अपीयर होता है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है एक लिरिक पोएम है। किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। कंपोज कब किया गया था? 1802 में। और पब्लिश कब कराया गया था? 1807 में। तो इतने फैक्ट आप यहाँ इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 से ले सकते हैं। पहला, लीच गैदरर कहाँ अपीयर हुआ था? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। ये क्या है? लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम के बाद आप ये याद कर सकते हैं कि कंपोज किया गया था 1802 में और पब्लिश किया गया था 1807 में। इतने क्वेश्चंस आप 2 क्वेश्चन से समझ सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक एन एसर्शन दैट। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन एसर्शन दैट। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन एसर्शन दैट द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। एमलेसली एज द क्लाउड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दिया है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी एलिव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी एलिव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। दिस ऑकर्स
इन ए पोएम बाई, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम में मिलता है। क्या है? द एबव लाइन्स ऑकर्स इन द एबव लाइन्स ऑकर इन द पोएम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन and it appeared in enthusiast at its commencement, written by William Wordsworth. Above lines occur in the fourth and fifth line of the poem. एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven. This occurs in a poem by, ये किसके पोएम में आकर होती है? तो इसका आंसर था विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज इट अपीयर्ड टू इंथुजियास्ट एट इट्स कमेंसमेंट। ये किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर? आवर बर्थ इज बट a sleep and a forgetting. Our birth is but a sleep and a forgetting. Our birth is only a sleep but only a sleep and a forgetting. बट का मतलब ओनली। यूजीसी नेट दिसंबर 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये कहाँ से है? इमॉर्टैलिटी ओड से है। इमॉर्टैलिटी ओड। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, इमॉर्टैलिटी ओड से है। ओड इंटाइमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, आल्सो नोन एज द इमॉर्टैलिटी ओड, इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 1804 ईस्वी में इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक, ओड इंटाइमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, आल्सो नोन एज इमॉर्टैलिटी ओड। यहाँ पर जो इमॉर्टैलिटी ओड है इसको पूरा क्या कहा जाता है? ओड इंटाइमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जिसको शॉर्ट में इमॉर्टैलिटी ओड भी कहा जाता है। उसमें ये लाइन आता है, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स को। एग्ज़ाम पॉइंट्स में क्या है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड लीच गैदरर। जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है 1802 में कंपोज किया गया है, ये ओरिजिनली इसको लीच गैदरर कहते हैं। इतना दिमाग में रखिए। टीजीटी का एग्ज़ाम देना है तो आपको खुद कंसंट्रेशन अपना मेंटेन करना होगा। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 को ओरिजिनली लीच गैदरर कहा जाता है। लीच गैदरर कई बार आएगा इसलिए इसको याद करके अभी से रखिए। दिस ओल्ड मैन I met a few hundred yards from my cottage at town Grasmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it resulted in a poem. Which poem? Resolution and Independence. Next exam points को देख सकते हैं आप। Which poem was written after the death of Lord Nelson? कौन सी पोएम लिखी गई थी लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद? तो वो था कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर्स। विच पोएम वॉज रिटेन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर्स। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स है, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाई शिप रैक। वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर थे वो शिप रैक में पास अवे हो चुके थे। और इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स, द वर्ल्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड इन 1806। 1806 में वर्ड्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज़ टू मच एक पोएम था जिसको पब्लिश कराया था। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स है, द पोएम म्यूटेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1821। तो द पोएम म्यूटेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1821 में। म्यूटेबिलिटी जो था वो 1821 में पब्लिश किया गया। और नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ओड ऑफ ड्यूटी। लोडामिया इज विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है। लोडामिया जो है एक नैरेटिव पोएम है। और नेक्स्ट देखेंगे, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स अ ह्यूमन डूर,
Where do these lines appear to Lucky? Next exam points. If solitude or fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? डोरोथी वर्ड्सवर्थ को ये रेफर कर रहे हैं क्या? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, विच इज होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू? डोरोथी वर्ड्सवर्थ को रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स को देखेंगे कि माइकल इज ए पास्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड्स माइकल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन ल्यूक? Michael is a pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd's Michael. What is the name of his son Luke? नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स है नेचर नेवर डिड बीट्रे टिंटन एबे में, नेचर नेवर डिड बीट्रे टिंटन एबे में। और इसके बाद वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। 1802 ईस्वी में लीच गैदरर भी इसको कहा जाता है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को ओरिजिनली लीच गैदरर भी कहा जाता है। 1802 ईस्वी में इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ मिलती है? पील काशल में मिलती है। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, ठीक, पील काशल में। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, द पोएम इलेजियक स्टैंजास वॉज सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पील कासल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्यूमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट हिज आवर। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट हिज आवर। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट हिज आवर्स, ये टू मिल्टन लंदन 1802 में लिखा गया। नेक्स्ट है द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड डिवेल्ट ए पार्ट। हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग है? मिल्टन की सोल को वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहे हैं, ठीक। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, रूथ का जो अल्टरनेटिव टाइटल वो क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, the language of poetry is a selection of the real language of men in a state of vivid sensations। Wordsworth। इस एग्जाम पॉइंट्स को देखते हैं। लास्ट एग्जाम पॉइंट्स इसमें है, इट मे बी सेफली एफर्म्ड दैट देयर नीदर इज nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। whose कमेंट्स इज दिस? वर्ड्सवर्थ का ये कमेंट है। इस कमेंट को एक बार फिर से पढ़ता हूँ, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज आर प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। हुज कमेंट इज दिस? चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इसके पहले हमने एग्जाम पॉइंट्स और क्वेश्चन 5 तक कवर किया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced। UGC नेट 2009 के जून में ये पूछा गया था। The French Revolution। The poetry of Wordsworth and Coleridge notably influenced by French Revolution। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि French Revolution exerted a profound influence on the poetries of Romantic age। It signalized the arrival of a new era of fresh thinking and introspection। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2009 में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स? वर्ड्सवर्थ, द रिक्लूज, शेलीज, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स, डॉन जुआन, कीट्स, हाइपेरियन। इसमें क्या कॉमन है? दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम। इसका मतलब वर्ड्सवर्थ का जो रिक्लूज था वो अनफिनिश्ड पोएम है, ठीक, अनफिनिश्ड पोएम है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम। वर्ड्सवर्थ हैड फॉर ईयर्स बीन मेकिंग प्लान्स
to write a long philosophical poem in 3 parts, which he intended to call The Recluse, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैलीज द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ वॉज द लास्ट मेजर वर्क बिफोर his death in 1822. This work was left unfinished. बायरन का जो डॉन जुआन था is a satiric poem. Byron completed 16 cantos, leaving an unfinished 17 canto before his death in 1824. और कीट्स का जो हाइपेरियन था is an abandoned epic poem. He wrote the poem from late 1818 until the spring of 1819 when he gave it up. क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में है विच रोमांटिक पोएट क्वाइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम. विच रोमांटिक पोएट क्वाइंड द फेमस फ्रेज. कौन थे वो? विलियम वर्ड्सवर्थ थे. उन्होंने स्पॉट्स ऑफ टाइम ये एक फ्रेज को क्वाइन किया था. इस फ्रेज को क्वाइन किया था और इसमें हम देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ English romantic poet wrote about the concept of spots of time in the Prelude book 12th. Prelude के book 12th में इन्होंने जो है लिखा है spots of time के कॉन्सेप्ट को बताया है. और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? Which of the following statement on the Prelude by William Wordsworth is or not true. इसमें से देखेंगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा. देखते हैं फ्रेंड्स. द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली, करेक्ट है. इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, ये भी करेक्ट है. और तीसरा देखेंगे द पोएम रन्स टू 14 बुक्स एट क्रूशियल स्टेजेस. At crucial stages, the poet celebrates the sublime natural scenery in developing his spiritual, moral and imaginative nature. इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रेल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट ट्रू. तो ये जो है नहीं ट्रू क्या है, कौन सा? पोएम्स लाइक माइकल द ओल्ड कम्बरलैंड, बेकार, सी डेवल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, नथिंग एट्सेट्रा आर हाईलाइट्स ऑफ दिस वॉल्यूम. ये जो है ये नहीं ट्रू है. इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा. एग्ज़ाम पॉइंट्स को देखते हैं. एग्ज़ाम पॉइंट्स में पहला पॉइंट है कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, बायोग्राफिया लिटरेरिया में. तो कॉलरिज जो थे, कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ द थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है. और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वर्ड्सवर्थ सेटल्ड down with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere and finally at Riddle Mount. Next point देखेंगे what is the subtitle of the prelude. ये मैंने बताया the growth of a poet's mind. ठीक, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड जो है वो प्रेल्यूड की सबटाइटल है. और यहाँ आप देखेंगे द प्रेल्यूड इज़ इन 14th बुक. प्रेल्यूड जो है वो 14th बुक में है. यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टैलिटी ओड. इमॉर्टैलिटी ओड की कंप्लीट टाइटल क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं ओड इंटाइमेशंस of immortality from recollection of early childhood 1803 to 6. फिर इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ calls a child best philosopher mighty pope sheer blessed. Intimation of immortality ode. In which poem Wordsworth calls a child best philosopher mighty prof sheer blessed. इसका देखिए इंटाइमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में जो है ये लाइन मिलती है. चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट
The complete title of the poem Tintern Abbey is composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the bank of the Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he विजिट टिंटन एब्बे फर्स्ट? 1793 में। 1793 में ये विजिट किए थे। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एब्बे इज, टिंटन एब्बे का कंप्लीट टाइटल क्या है? कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एब्बे ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798। 13 जुलाई 1798 ईस्वी को वर्ड्सवर्थ ने इस प्लेस को 1798 में रिविजिट किया था। पूछा यह जा रहा है कि व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एब्बे फर्स्ट? रिविजिट नहीं, उन्होंने टिंटन एब्बे को विजिट कब किया था पहली बार? तो वो था 1793 में। ठीक, इनका जो एक वर्क है टिंटन एब्बे, उसको पूरा टाइटल कहा जाता है composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wye during a tour July 13, 1798। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, I wandered lonely as a cloud। I wandered lonely as a cloud whose line is this? वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 10,000 saw I at a glance। What did Wordsworth see at a glance? एक ग्लैंस में क्या वर्ड्सवर्थ देखते हैं? 10,000 डैफोडिल्स देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटियस इज ग्रीक सी गुड who can assume different shapes। The other Greek sea is Triton who rises with his conch which he blows in order to calm the waves। Where do these two gods appear in Wordsworth? वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में ये दोनों प्रोटियस एंड टाइटन कहाँ पर अपीयर होते हैं? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में। कहाँ पर? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में। और यहाँ पर देखेंगे द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, दिस लाइन इज इन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की ये लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द लाइन दैट शेक्सपियर स्पीक द फेथ एंड मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड appear in it is not to be though of that flood sonnet। The name of the cottage of Michael is the evening star। The evening star। The name of the cottage of Michael is the evening star।